हाँ तो प्यारे बच्चों, इसके पहले के क्लास में हम लोग पढ़े हैं तराइन के संग्राम 1192 में उनके युद्ध कला तक। आज हम आपको थोड़ा सा थ्योरी उसके बता देते हैं। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे तराइन का द्वितीय संग्राम का शेष भाग। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ेंगे हम लोग? तराइन के द्वितीय संग्राम का शेष भाग। ठीक है बच्चों, देख लीजिए एक बार शेष भाग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बगैर हम लोग देरी किए हुए। तराइन के द्वितीय संग्राम का शेष भाग हम लोग कहाँ से बच्चों, युद्ध वो कैसे लड़े थे, इसको हमने पिछले अध्याय में, पिछले भाग में हमने आपको समझा दिया था। अब आपको हम इसके थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं ताकि आप लोग लिख सकें। देखिए बच्चों, युद्ध का प्रारंभ हमने यही चीज़ आपको समझाया था कि युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ। ठीक, चलिए युद्ध का प्रारंभ देखिए। गोरी ने प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से ही 10 मील चलकर सरस्वती नदी पार की और राजपूतों की छावनी के समक्ष अचानक पहुंच गया। राजपूत बेचारे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें तो गोरी ने कहा था कि हम बाद में आक्रमण करेंगे, आक्रमण नहीं करें, हम अपने भाई के पास खबर भेजने के लिए भेजे हैं। और उनको स्वप्न में भी गोरी के इस प्रकार धोखे की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि धोखा जो नहीं करता बच्चों, वो दूसरों से धोखे की अपेक्षा भी नहीं करता। क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसको सभी व्यक्ति ईमानदार देखते हैं, और जो व्यक्ति धोखेबाज होता है उसको सभी व्यक्ति धोखेबाज ही दिखते हैं। बात दूसरी है कि किसी को धोखेबाज को भी ईमानदार व्यक्ति दिख जाएं। ठीक है, क्योंकि राजपूत ईमानदार, दयालु, अपनी बातों पर अडिग रहने वाले, अपनी बातों के लिए अपनी जान पर खेलने वाले, अपनी बातों के लिए तन मन धन सब कुर्बान करने वाले थे। इसलिए वो जो है गोरी के धोखे पर उनको धोखे से उम्मीद थी ही नहीं कि गोरी ऐसा गंदा काम करेगा। लेकिन ये भूल गए थे कि वो गोरी जो ज़रूरत पड़ने पर सामने लेट गया हो, ज़रूरत पड़ने पर लेट गया हो, भाई आत्मसमर्पण, मतलब हारने के बाद पैरों पर लेटकर अपने प्राणों की भीख मांगता हो, उससे कितने बड़े स्वाभिमान की उम्मीद किया जा सकता है। फिलहाल ठीक है, जो कुछ भी उसने किया अच्छा ही किया। चलिए, गोरी से इस प्रकार के धोखे की उम्मीद नहीं थी। अब क्या करते राजपूत शीघ्र ही तैयार हुए। अब युद्ध के मैदान में या खड़े हुए, क्या करें, मजबूरी थी, युद्ध के मैदान में खड़े हुए। और गोरी राजपूतों से एक बार युद्ध कर चुका था, इसलिए उसने पृथ्वीराज से आमने सामने की लड़ाई से बचे रहने की योजना बनाई। उसने अपनी सेना को 5 भागों में बांटा और गोरी ने 10,000 के धनुर्धारी सैनिकों को सेना के अग्रभाग, पृष्ठभाग, दाएं भाग में लगाया और स्वयं मध्य भाग में खड़ा हुआ तथा 12,000 घुड़सवारों को आरक्षित रखा। और उसने क्या किया, अपने धनुर्धारी सैनिकों को आज्ञा दी कि आगे बढ़कर बच्चों, हाँ एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, संख्या में डिफरेंस हो सकता है, इसलिए कि विभिन्न लेखकों ने अलग अलग जो है राजपूतों की अलग, गोरी या तुर्कों की, मुस्लिमों सैनिकों की संख्या बताई है। ठीक है, अलग अलग संख्या बताई है, इसलिए संख्याओं के मामले में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप लोग बच्चों केवल युद्ध कला पढ़िएगा। ठीक, चलिए, उसने क्या कहा कि अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि आगे बढ़कर आप लोग तीरों की वर्षा करें। अब क्या होता था, जब तुर्क अश्वारोही राजपूतों पर तीरों की वर्षा करते, तब राजपूत सैनिक उनके पास आते तो वे पीछे की भाग खड़े होते। जब वर्षा करते तो राजपूत सैनिक उनके पास खदेड़ते उनको, तो वे भाग खड़े होते। इसी प्रकार आगे दौड़ाते, कभी पीछे हटते एवं बाणों की वर्षा करने का क्रम बराबर 3 बजे तक चलता रहा बच्चों, 3 बजे तक। ठीक, तब तक राजपूत सैनिक एकदम थक गए, थक कर लफ्त-पस्त हो गए। अब क्या हुआ, जब थक गए तो राजपूत सैनिक बेचारे भूखे और प्यासे होने के कारण शिथिल पड़ते जा रहे थे। ठीक, और जब मोहम्मद गोरी ने देखा कि राजपूतों के पांव लड़खड़ा रहे हैं, तो उसने अपने रिजर्व घुड़सवारों या आरक्षित घुड़सवारों को सामने से आक्रमण का आदेश दिया। राजपूतों के पास आरक्षित सेना तो थी नहीं, और थके राजपूत इस आक्रमण का सामना नहीं कर पाए और उसमें भगदड़ मच गई। तुर्क अश्वारोही क्या किए, ये भागती हुई राजपूत सेना को, तुर्क घुड़सवार सैनिक भागती हुई राजपूत सेना के हजारों योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया,
खदेड़ खदेड़ कर मार दिया इसने। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान बंदी बनाए गए, उनका भाई गोविंद राव मारा गया, सेनापति रवाड़े राव मारे गए या वीरगति को प्राप्त हुए, और दिल्ली पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। बाकी आप लोग जानते ही हैं। चलिए अब इसमें बच्चों देखते हैं हम राजपूतों की पराजय के कारण क्या थे। ठीक, राजपूतों की पराजय के कारण, पराजय के कारण क्या बच्चे, उनके बहादयालुता ही सबसे बड़ी उनके लिए दुश्मन बनी। देखिए राजपूतों के मुकाबले सबसे पहली बात तुर्क सेना और राजपूतों की सेना में तुलनात्मक अध्ययन इन्होंने किया है कि पहली बात राजपूतों से मुस्लिम सैनिकों के, राजपूतों के मुकाबले मुस्लिम सेनाओं के या तुर्क सेनाओं के, पहली बात तुर्कों के हथियार अच्छे थे राजपूतों से, तुर्कों की सेना की गतिशीलता अधिक थी। अर्थात घोड़े जो है तुर्कों के जो उधर से आए थे मध्य एशिया या इधर जो है पश्चिमी तरफ से अरबी देशों से, अरबी घोड़े और भी अच्छे अच्छे ईरानी घोड़े जो भी हैं भारतीय घोड़ों से अच्छी नस्ल के होते थे और भारतीय घोड़ों से तेज दौड़ते थे। और उनका प्रशिक्षण उच्च कोटि का था। प्रशिक्षण का मतलब वही बच्चों आघात समरतंत्र, कितना अच्छा प्रशिक्षण था ये लेके आए थे। इसलिए लेके आए थे कि मालूम हो गया था उन्हें कि राजपूतों से तलवार की लड़ाई में हम जीत नहीं पाएंगे। और सेना का नेतृत्व तो उनके अच्छा था। सामरिकी जो थी, आघात सामरिकी ये भी अच्छी थी जो हिंदुस्तानियों के लिए बिल्कुल नई थी। ठीक है बच्चों, भारत के लिए बिल्कुल नई सामरिकी थी या नया समरतंत्र था। इसलिए प्रश्न बच्चों पूछा जाता है कि आघात समरतंत्र को भारत में कौन लाया। समझ लीजिए कि आघात समरतंत्र को भारत में कौन लाया, मोहम्मद गौरी। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, आता भी है। आघात समरतंत्र को कौन लाया, मोहम्मद गौरी। ठीक, और आघात समरतंत्र का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में हुआ, कौन है वो, तराइन का द्वितीय संग्राम बच्चों, तराइन का द्वितीय संग्राम। इसमें जो है सबसे पहले आघात समरतंत्र का प्रयोग किया गया। चलिए अब राजपूत जो थे ये केवल धर्म युद्ध का सहारा लेते थे, जबकि तुर्क सैनिक एन केन प्रकारेण युद्ध जीतने में यकीन करते थे। राजपूत जो होते थे ये सिर्फ कहते थे धर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे भले ही हार जाएं। इनकी यही सोच, हाँ यही सोच जो है इनकी पराजय का एक कारण बनी, क्योंकि इन्हें चाहिए था कि जैफे को तैफा। ठीक है, धर्म युद्ध नहीं बच्चों, इनको जो है धर्म युद्ध का सहारा नहीं, इनको चाहिए था जैफे को तैफा, यानी अधर्मियों को अधर्म से मारिए, अधर्मियों को तो चाहे जैसे मारिए, हाँ धर्मात्माओं के साथ आप धर्म का व्यवहार कीजिए, लेकिन इनके जैसों के साथ नहीं। ये राजपूतों की सबसे बड़ी भूल थी जो ये सिर्फ धर्म के लिए लड़ते थे, धर्म युद्ध करते थे, ना कि जीतने के लिए। धर्म की रक्षा करते करते प्राण दे देना भी अपने लिए गौरव की बात मानते थे। लेकिन बच्चों सबसे बड़ी तकलीफ़ तब होती है जब इधर धर्म की रक्षा करते करते विदेशी आक्रांताओं के सामने मौत के गाल में समा जाते हैं, और उधर क्या होता है, राज्य में राज्य को लूट कर हज़ारों महिलाओं बच्चों को यतीम कर दिया जाता है। महिलाओं के साथ कितना अभद्र व्यवहार होता है। राजपूत रानियाँ, राजपूत राजकुमारियाँ ये सभी अपने आप को आग के हवाले कर लेती हैं। सोचिए कि एक हफ्ता खेलता सुंदर सा राज्य थोड़ी ही देर में खंडहर में तब्दील हो जाता है। ये बड़े ही तकलीफ़ की बात होती है। शायद राजपूत अगर यही चीज़ सोचते कि हमारे हारने के बाद क्या होगा हमारे राज्य का, तो शायद वो जो है जीत के लिए लड़ाई लड़ते, ना कि धर्म के लिए। धर्म तो युद्ध करना है ही, लेकिन ये भी सही है, भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि जैफे को तैफा। आप लोग देखे होंगे जब भगवान कृष्ण ने देखा कि अभिमन्यु जो है, अभिमन्यु की हत्या अधर्म से किया गया, 7 महारथियों ने मिलकर मारा, तो उन्होंने वहीं से जो है एन केन प्रकारण विजय के लिए उन्होंने अर्जुन को ओ दिया युद्ध के लिए। भीष्म पितामह को देखिए किस तरह मारे गए, कर्ण किस तरह मारा गया, दुर्योधन किस तरह मारा गया, द्रोणाचार्य किस तरह मारे गए बच्चों, बताइए। अर्थात जैफे को तैफा, ये हमारी रणनीति कहती है। यहाँ ऐसा करने में कोई पाप नहीं, कोई अधर्म नहीं।
ठीक है। और फिर भगवान राम ने भी जो है अपने समय में एक ऐसी विद्या हम लोगों को दे दी है कि राजा का दायित्व तो अपने प्रजा की रक्षा करने के लिए होता है, और राजा अगर इसके लिए अधर्म भी करना पड़े तो वो भी जायज़ है। क्योंकि भगवान राम ने अपनी प्रजा की खुशी के लिए एक निर्दोष पत्नी का उन्होंने त्याग कर दिया, जिसका कोई दोष भी नहीं था, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, और अपनी उसी दोषी प्रजा के लिए। क्योंकि राजा का कर्तव्य वही था कि प्रजा के मन मुताबिक चलना, प्रजा को जिसमें खुशी है राजा को वही करना चाहिए। बच्चों, ये चीज़ें हमारे राजपूत कहीं से सीख नहीं पाए, और स्वयं तो अपना इतिहास बना के चले गए, लेकिन अपने राज्य को सदा के लिए जो है नक्शे से मिटा कर चले गए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर वे भूखे रहकर भी, राजपूतों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आक्रमण हुआ था, भोजन का मौका नहीं मिला, और वे भूखे रहकर मुकाबला करते भी तो कब तक कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते थे। और गौरी ने राजपूतों के साथ विश्वासघात करते हुए अचानक आक्रमण किया, और उस समय आक्रमण किया जब राजपूत सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। और राजपूतों में गज सेना थी जो कि अधिक विश्वसनीय नहीं मानी जाती थी, जो संभवतः जो है तीरों के आंखों में लगने के बाद अपनी ही सेना को रौंदने लगती थी। ठीक है बच्चों, हाथियों की सेना विश्वसनीयता नहीं होती उसमें, क्योंकि ताकत हाथियों में ज़्यादा होती है। जिसके ऊपर अटैक कर दें वो समाप्त होगा, उसको तो जो है कुचल कर रख देंगे, लेकिन वो कुचलना हो सकता है शत्रु के बजाय अपने ही सैनिकों को करना शुरू कर दें। ठीक है बच्चों, हो सकता है इनके तीर जो है अगर हाथियों की आंखों में लगता तो हाथी सामने भागने के बजाय वो पीछे भागते, और पीछे भागकर अपनी ही पैदल सेना को वो कुचल देते थे। चलिए, और राजपूतों की जो जागीरदारी सेना थी केवल संख्या में बड़ी होती थी, जबकि इनके प्रशिक्षण, क्षमता एवं गुणवत्ता का अभाव था। जागीरदार क्या करते थे? बस वही छल कपट नहीं बच्चों, बनियागिरी जिसको हम लोग बोलते हैं। सैनिकों की संख्या गिनाने के लिए तो रख लेते थे, लेकिन उनको ट्रेनिंग, बढ़िया अच्छा सा प्रशिक्षण उनको जो है बहुत मुश्किल में मिल पाता था। ठीक है बच्चों, उसी तरह लड़के पढ़े चाहे ना पढ़ें, आजकल के कॉलेजों की स्थिति क्या है, जैसे आप लोग देख रहे हैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेज खुले हैं, लड़के पढ़े चाहे ना पढ़ें, क्लास नहीं चलता, फीस जमा हो जाती है, परीक्षाएं हो जाती हैं। प्रबंधक क्या है, उसको तो बस प्रबंध तंत्र संभालना है, पैसे मिलना चाहिए किसी प्रकार। तो ऐसे में जो है जागीरदार भी अपने सैनिकों की संख्या रखते थे, राजा से जो मिल रहा है उसका प्रयोग वो कम से कम करते थे। सैनिकों की संख्या परेड करके वो गिना देते थे, लेकिन उनकी योग्यता कुशलता के बारे में कोई गारंटी नहीं होती थी। ठीक है बच्चों, चलिए, और राजपूतों की युद्ध कला, चूँकि वही पुरानी युद्ध कला थी, सामने से अटैक, क्योंकि राजपूतों में धोखेधड़ी बिल्कुल नहीं थी, ये पीछे से कभी भी किसी अपने दुश्मन को भी नहीं मारते थे। सामने से अटैक हमेशा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा धर्म युद्ध की पहचान है कि पहले आप अलर्ट कर दीजिए, सावधान, उसके बाद फिर अटैक कीजिए। यही गुण जो है राजपूतों का था। जबकि गौरी केवल पृथ्वीराज के लिए आघात सामरिकी लेकर आया था। गौरी जब आया था तो किसके लिए लेके आया था? आघात समर तंत्र, यानी थकाने की रणनीति, छिटपुट मारकर अंत में जो है हराने की। क्योंकि युद्ध से लड़ चुका था, उसको मालूम था कि हम जो है तलवार और भाले से राजपूतों को हरा नहीं पाएंगे, भीड़ कर लड़ने में हम राजपूतों से जीत ही नहीं पाएंगे। कन्फर्म था उसे कि कोई भी जो है गौरी का सैनिक किसी राजपूत से नहीं जीत सकता। और राजपूतों ने कभी भी विदेशियों से नई सीख नहीं ली बच्चों की, केवल विजय के लिए युद्ध कीजिए, ना कि जो है धर्म अधर्म और अपना इतिहास बनाने के लिए। क्योंकि इतिहास के पन्नों में वही लिखा जाता है जो विजेता जो है, जो लिखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, विजेता ने अगर कह दिया कि राजपूतों के इतिहास में अच्छी बातें नहीं लिखी जाएगी बच्चों, तो किसी इतिहासकार की हिम्मत नहीं है को कुछ लिख देगा। फिलहाल ठीक है, कुछ ढके छुपे इतिहासकार ऐसे भी चुपचाप लिख कर बेचारे चले गए, जो कि बाद में पता चला। चलिए, और राजपूत सेना कभी भी विदेशियों का पीछा करके समाप्त करने का प्रयास नहीं किया, जिससे उन्हें पुनः संगठित होने का मौका मिलता रहा। अर्थात अगर जो है अगर प्रथम 1191 के प्रथम तराइन युद्ध में अगर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी का सर कलम कर दिया होता, तो शायद पृथ्वीराज चौहान का जो है सर आज कलम नहीं होता, 1192 की नौबत ही नहीं आती। लेकिन उन्होंने उनको भी जीवित छोड़ दिया, और बचे हुए जो मुस्लिम सैनिक जो उनके सामने सर झुकाए खड़े थे, उनको भी जीवित छोड़कर अपने हृदय की विफलता का इन्होंने परिचय दिया। ठीक है, उन्हीं की हृदय की विफलता आज बाद में उन्हीं के लिए फांसी का फंदा बन गई।
ठीक है बच्चों, चलिए ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। और हाँ, जागीरदारी पे ना केवल अपने बच्चों जागीरदार के प्रति वफादार होती है, बाकी जो है राजा को क्या जाने। पृथ्वीराज चौहान से तो कभी मुकाबला भेंट ही नहीं हुई। वो सिर्फ जागीरदार पे ना जो उनको तनख्वाह देता था, जो उनको रख रखाव करता था, केवल उसको जानते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा वफादार भी नहीं थी। लेकिन फिर भी बहादुर तो थे ही, इतना माना जा सकता है कि राजपूत बहादुर होते थे, दयालु इतने कि दुश्मनों को भी कभी प्राणदंड, कभी जो है निर्दयता का व्यवहार तो ये दुश्मनों के साथ भी नहीं करते थे। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। बाकी अगले क्लास में हम लोग फिर से आगे पढ़ेंगे अगला चैप्टर। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। चलिए।